तो नेक्स्ट सेक्शन इज 151। अब क्या है, हम सीरीज में चल रहे हैं। हमने 150 में देखा कि ऐसे क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे, उस 51 में देखा कि 137 इसके अंदर आ जाएगा, वो भी आंसर यदि रेलिवेंट फैक्ट से जुड़े हुए हैं तो वो आंसर भी आ जाएंगे जिससे वो क्रिमिनल साबित हो रहा है, तो वो भी। अब यहाँ ये कह रहा है कि यदि मैटर रिलेट्स टू मैटर नॉट रेलिवेंट टू द शूट ऑफ प्रेसिडिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका कोई लेना देना किसके साथ नहीं है, रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ और फैक्ट इन इशू के साथ कोई लेना देना नहीं है, और वो किसके लिए पूछ रहा है, इफेक्ट द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, बस उसके चरित्र के ऊपर आघात करने के लिए वो कर रहा है। तो कोर्ट डिसाइड करेगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, जैसे मामला है चोरी का, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तू अपनी घरवाली को पीटता है, अब ये वैसे भी पर्सनल हो गया तो कोर्ट वार्न कर देगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, वो कहते हैं ऑब्जेक्शन, हाँ तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड या सस्टेन, दोनों में। ठीक है, तो इसीलिए होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन करना, इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, उसके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करना, ये सब उसके लिए होता है। तो यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर क्या है, कोर्ट भी देखती है कि ये जानबूझ के, अब हर आदमी एक जैसे उसका नेचर का नहीं होता, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और गुस्से के अंदर आदमी सही नहीं बोलेगा, तो वो अपना मेंटल बैलेंस लूज कर दे, इसलिए उनकी कोशिश होती है ऐसा क्वेश्चन करने की, उसको गुस्सा दिलाने की, उसको डिस्टर्ब करने की, ये ताकि बिना सोचे समझे कुछ बोले। तो ये इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसिडरेशन। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन आ गई ना, यदि कोई भी फैक्ट से, रेलिवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है और वो क्वेश्चन कैसा है, उसके कैरेक्टर के ऊपर सीधा इफेक्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो यहाँ कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उस क्वेश्चन को आप पूछने की परमिशन दे या ना दे। तो जब ये डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रखेगी उसमें, तो उसके लिए ये सेक्शन है। तो ये कह रहा है सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ दे आर ऑफ सच ए नेचर that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies। तो यहाँ क्या हो गया, तो सच क्वेश्चन आर प्रॉपर, उन क्वेश्चंस को प्रॉपर मानेगा जो कोर्ट को एक धारणा बनाने के लिए इशारा कर रहे हैं। जैसे एक आदमी है, उससे पूछी 4-5 चीज़ें पूछी, सब गलत सलत बता रहा है, गलत सलत बता रहा है, तो मतलब गवाह कैसा है, गवाह या तो खरीदा हुआ गवाह है या झूठा गवाह है या कोई फेवर करने के लिए दे रहा है। तो ये, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाए तो कोर्ट को पता ही नहीं लगेगा वो गवाह किस नेचर का है। तो गवाह किस नेचर का है ये चीज कोर्ट तक पहुंचाने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि भाई इसकी ज़मीन मैंने ले रखी थी, उसने पैसे उधार लिए थे, उसने आरटीजीएस करा दिया, पैसे उधार लिए थे और वो किस्तों में पैसे दे रहा था धीरे धीरे करके, फिर उसने पैसे देने बंद कर दिए। तो उसने कहा देखो जी इसने मेरे पैसे लिए थे, ये किस्तों में दिए। उसने झूठ बोल दी, उसने कहा जी ये पैसे किस्तों के नहीं है, मैं इसकी ज़मीन बोता हूँ और उसमें जो फल सब्जी आती हैं, जो बिक्री होती है, उसका मैं ये इसको पे कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप करते क्या हो, तो उसने कहा जी नौकरी करता हूँ। कहाँ करते हो, तो बोले दिल्ली करता हूँ। वो रहता था घड़ी हरसरू। तो मैंने कहा दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, बोले इतना लगता है। ड्यूटी की टाइमिंग क्या है, 9 से 5 है। तो मैंने कहा तो खेती कब करता है फिर, भाई घर से जाएगा 1.5-2 घंटे पहले तो निकलेगा और 1.5-2 घंटे बाद में पहुँचेगा। भाई सुबह 5:30 बजे एक आदमी जो तैयार हो रहा, तैयार होने में भी थोड़ा समय चाहिए, 5 बजे से 8 बजे तक पूरे दिन जो बंदा बाहर है वो क्या खेती करेगा और मंडी में कहाँ से लाएगा और कब उसको टाइम हो गया। तो वहाँ ड्यूटी कर रहा था या ये पैसे भेज रहा था, पैसे भेजे हुए हैं मंडी के, दूसरी जगह से ड्यूटी कर रहा है वहाँ। तो हमने क्या किया, उसकी आरटीआई से नहीं, मैं छुट्टी पे रहता था, जिस दिन पैसे भेजे मैं छुट्टी पे था, हमने आरटीआई मांग के उसका रिकॉर्ड निकलवा लिया कि इसकी अटेंडेंस शीट भेज दो।
उन दिनों छुट्टी नहीं थी जो तो आप समझे। तो कोर्ट को ये जहन में आ गया कि ये झूठी दलील दे रहा है इस चीज़ की, तो कोर्ट को ये जताने के लिए हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब वो कहेगा जी इसका मेरी नौकरी से क्या लेना देना है, लेकिन अब पता लग गया ना। तो यदि कोई ऐसी बात आती है, हम कोर्ट को समझाते हैं कि सर इस चीज़ से ये चीज़ साबित हो रही है, तो कोर्ट अलाउ करती है। ठीक। बी देखो, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द इम्प्यूटेशन ऑफ विच दे कन्वे relate to the matter so remote in time or such a character that the truth of the imputation would not affect or would affect in a slight degree the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies। दूसरी बात है, ये तो चलो ये हो गया। अब मैं पूछूं कि देखो आपने जब आप तीसरी क्लास में थे, एक आदमी है, अब वो 50 साल का है। देखो आप जब 3rd क्लास में थे तो आपने एक किसी का अमरूद चुरा के खाया था, तो उसे कोई रेलेवेंसी नहीं है। आज मैं उसको चोर साबित करने के लिए 30 साल 40 साल पहले खाने की चीज़ क्लास में बच्चे चुरा लेते हैं, उस चीज़ को यदि लेके आ रहा हूँ तो भी कोई रेलेवेंसी नहीं, तो वो भी इररेलीवेंट है। तो ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने कह दिया मैटर सो रिमोट इन टाइम, इतनी दूर है, आदमी पल पल बदल जाता है। इस चीज़ का पता थोड़ी होता है कि आदमी कब कैसा बिहेव करे। इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है वो आगे कुछ गलत नहीं कर सकता, और इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि गलत व्यक्ति है वो आगे अच्छा नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो कहावत है कि एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट और एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। जो सिनर है, जो पाप कर रहा है, वो आगे संत भी बन सकता है, और संत है उसका भी अतीत घिनौना हो सकता है, बुरा हो सकता है, दोनों चीज़ें। और सी कह रहा है द क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर इफ देर इज ए ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्प्यूटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस। दोनों बातों में कोई वो लेना देना ही नहीं है, प्रोपोर्शन में तो चलेंगे। भाई आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उससे कहीं ना कहीं रिलेट करेगा ना, तो ये क्या है, डिसप्रोपोर्शन है, कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कोई तालमेल ही नहीं है, जिसको हम हिंदी में कहें कोई तालमेल ही नहीं बन रहा, तो आप कैसे पूछ लोगे उसको। तो ये एंड डी है द कोर्ट में इफ इट सीज फिट ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर द इन्फ्रेंस दैट द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। और यदि वो मना कर देता है, उससे पूछा कि भी आप इससे पहले कितनी बार जेल गए हो चोरी के जुर्म में, तो नहीं बता रहा, तो कोर्ट क्या करेगी, एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेगी कि इसका मतलब गया है, नहीं तो बताता एक बार भी नहीं गया जी। इससे पहले कितनी बार चोरी करते हुए पकड़े गए हो, नहीं बोल रहा। तो कोर्ट यदि वो आंसर नहीं देता इस तरह के, एंड क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ दे आर, अच्छा वो तो हो गया इससे संबंधित, तो एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लेगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ दे आर ऑफ ग्रेट डिसप्रोपोर्शन between the importance of imputation made against the witness character and the importance of his evidence। लेकिन उनसे यदि कोई लेना देना है ही नहीं तो वो इम्प्रॉपर क्वेश्चन हो जाएंगे। बात है बंटवारे की, भाई दोनों भाइयों में बंटवारा होना है जमीन का, ठीक है, कोर्ट केस चला हुआ है, उसमें क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि तूने यहाँ चोरी की थी, तूने ये किया था, कोई रेलिवेंसी नहीं है, प्रपोर्शन ही नहीं है। यहाँ तो हक की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है। जहाँ राइट की बात हो रही है वहाँ आप क्या क्वेश्चन ले आओगे, वहाँ यदि आप कोई क्वेश्चन लेके आते हो तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनती। तो ये डिपेंड करेगा गवाही किस चीज़ की दे रहा है, कहाँ दे रहा है, उन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा ये, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, उन क्वेश्चन को भी इम्प्रॉपर बता देगी, ठीक है। बात हो रही है, लेके आया है डॉक्यूमेंट, हम पूछ रहे हैं उससे सवाल कि तेरी और तेरे पत्नी की मारपीट होती है, तू अपने बच्चे को पीटता है, कोई सेंस ही नहीं बन रही ये। तो यहाँ डिसप्रोपोर्शन मतलब कहीं कुछ प्रोपोर्शन तो बने, 20% 30%, कहीं कुछ रेलिवेंसी तो बने, यहाँ वो बन ही नहीं रही है। तो ठीक है, और ये हाँ ये तो हमने कर ही लिया। और फिर आखिरी है, तो विटनेस यदि रिफ्यूज़ करता है तो अनफेवरेबल है, ठीक है।